आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की कहानी है अफ़सोस। कहानी दो सहेलियों की है, तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। वंदना के पति अरुण का तबादला कानपुर हो गया और अगले सप्ताह वे लोग कॉलोनी छोड़कर चले जाएंगे। यह खबर सविता को अपनी पड़ोसन आंचल से मिली। विदाई पार्टी देने के लिए तुम वंदना को अपने घर आमंत्रित करोगी? मुस्कुराती हुई आंचल ने सविता को जानबूझकर छेड़ा। उसे पार्टी देगा मेरा ठेंगा। सविता एकदम चिढ़ उठी। 2 साल पहले तक तुम दोनों कितनी अच्छी सहेलियां हुआ करती थी। अब वह मुझे फूटी आंख नहीं भाती। उसके जाने की बात सुनकर मेरी कलेजे में बहुत ठंडक पड़ी है। अपने पति के साथ तुम्हारा नाम जोड़कर उसने तुम्हें बदनाम करने की जो कोशिश की थी, उसके लिए आज तक माफ़ नहीं किया तुमने उसे। ऐसा गलत और गंदा आरोप क्या कभी कोई भुला सकता है? बहुत बार कोशिश की उसने फिर से मेरे साथ दोस्ती करने की, पर मैंने ही उसे घास नहीं डाली। सविता की आंखों से नफरत और गुस्से की चिंगारी फूटने लगी। सविता को थोड़ा और भड़काकर आंचल ने उसके मुंह से कुछ अन्य चटपटी बातें वंदना के खिलाफ उगलवाई और फिर उन्हें अपनी सहेलियों के बीच बताने को विदा हो गई। आंचल के जाने के बाद सविता के मन में उस दिन की कड़वी यादें उभरी जिस दिन वंदना ने उसे उसकी सहेलियों के बीच बदनाम व अपमानित करने की कोशिश की थी। मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे घर आई थी? क्या ऐसा कहना ज़रूरी है? मेरे सवालों का जवाब दो सविता। मैं भूल गई थी तुम्हें बताना। भूल गई या इस बात को छिपाना चाह रही हो? वंदना के चुपते लहजे में पूछा। मैं मामूली सी तुम्हारे घर जाने की बात भला क्यों तुमसे छिपाना चाहूँगी? गुस्साए सविता की आवाज़ ऊंची हो गई। अपनी गंदी हरकतों पर कौन पर्दा नहीं डालना चाहता? क्या मतलब? मतलब यह कि तुम अरुण पर डोरे डाल रही हो। कल शाम खिड़की से मैंने तुम्हें अरुण के गले लगते अपनी आंखों से देखा। अपनी सहेली के साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? वंदना ने उसे सबके सामने अपमानित किया था। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा झटा आरोप मुझ पर मत लगाओ। सविता और ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाई। जो मेरी आंखों ने देखा वह झट नहीं। खबरदार, जो तुम कभी मेरे घर मेरे पीठ पीछे आई या अरुण से अकेले मिलने की कोशिश की, मेरी तुम्हारी दोस्ती आज से खत्म। सुना तुमने? प्रश्नवाचक मुद्रा में देखा वंदना ने, फिर गुस्से से पैर पटकती हुई उसके घर से चली गई थी। उसके जाने के बाद सविता खूब रोई। उसे पता था कि उसकी सहेली इस घटना को चटकारे लेते हुए पूरी कॉलोनी को फैला देगी। अपनी छवि के खराब हो जाने की कल्पना से उसने आंसू को कई दिन तक थमने नहीं दिया था। इस घटना के 3 दिन पहले सविता का सोने का हार चोरी हो गया था। चोर कौन था इसका उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, पर अपनी सहेलियों के बीच वंदना को नीचा दिखाने के लिए उस दिन उसने चोरी का इल्ज़ाम वंदना के मत्थे मढ़ दिया। इतनी चालाक और काया औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी। सविता ने आंखों में आंसू भर आहत भाव से कहा। आज की उसकी जलील हरकत देखकर मेरा शक विश्वास में बदल गया कि मेरा हार वंदना ने ही चुराया है। अब झूठा लांछन लगाकर मुझसे लड़ रही है। मुझसे संबंध तोड़कर बार बार मेरे सामने शर्मिंदा होने के झंझट से मुक्ति पा गई चोटी। कुछ देर उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसकी सहेलियां विदा हो गई थी। सिर्फ 24 घंटे के अंदर इस घटना की जानकारी पूरी कॉलोनी में हो गई। सविता ने वंदना को आज तक कभी दिल से माफ नहीं किया। यूँ कुछ महीनों बाद उनके बीच औपचारिकता सा वार्तालाप हो जाता, लेकिन न उनका एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हुआ और न ही कभी दोस्ती के संबंध फिर से कायम हुए। अगली शाम सविता का वंदना से आमना सामना बाजार में हुआ। तब तक सविता अपनी दसियों सहेलियों के घरों में जाकर हार चोरी हो जाने व अपनी झड़ी बदनाम वाली बातों की चर्चा कर आई थी। वंदना की बुराई करने व अपनी सहेलियों की सहानुभूति पाने में उसे अब भी अजीब सा सुख व शांति मिलती थी। पिछले 2 साल में ऐसा कम ही हुआ था कि वह कॉलोनी में किसी से मिली हो और इन दोनों घटनाओं की चर्चा कर वंदना को भला बुरा न कहा हो। सुना है अगले सप्ताह कानपुर जा रही हो।
सविता ने जबरदस्ती वाले अंदाज में मुस्कुराकर वंदना से पूछा। अरुण का तबादला हो गया है, इसीलिए जाना तो पड़ेगा ही। वंदना भी बेचैन नजर आ रही थी। नई जगह जाकर नई सहेलियां बनाना अच्छी बात ही है। नए को पुराना होते और दोस्ती को दुश्मनी में बदलते ज़्यादा देर नहीं लगती। वंदना कुछ उदास सी होकर बोली। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक से नहीं। सविता चुप न रह सकी। अरे अब छोड़ो भी इन बातों को, मुझे बहुत सी पैकिंग करनी है, मैं चलती हूँ। वंदना ने हाथ मिलाने को अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। कल रात को तुम सब घर आ जाओ। अचानक यूँ आमंत्रित करके सविता खुद भी हैरान हो उठी। कल तो आंचल ने बुलाया है, गुड बाय कहने के लिए। मैं वैसे तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी। अब चलती हूँ। वंदना इस अंदाज में अपने घर की तरफ चली मानो आगे कुछ कहने से उसे बहुत कठिनाई होती। इस मुलाकात ने सविता की सोच और यादों की धारा को मोड़ दिया। वंदना के साथ झगड़ने से पहले के समय की बहुत सी मुख्य घटनाएं उसके जहन में घूमने लगी। अपने बेटे राहुल के होने के समय वह 3 दिन तक नर्सिंग होम में रही थी। तब और बाद में भी उसकी घर गृहस्थी संभालने में वंदना ने पूरा योगदान दिया था। सप्ताह में 3-4 बार वह एक दूसरे के यहाँ जरूर खाना खाते। कई बार पिकनिक मनाने व फिल्म देखने भी साथ जाते। जन्मदिन या शादी की वर्षगांठ जैसे समारोह में बिल्कुल अपनों की तरह शामिल होते। वंदना को अपनी ससुराल वालों के नियति रूप से आर्थिक सहायता करनी पड़ती थी। इस कारण उसका हाथ कभी कभी बहुत तंग हो जाता। ऐसे मौक़ों पर 5-10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता उसकी कई बार सविता ने की थी। एक समय सविता को लगता था कि उसने वंदना के रूप में बहुत अच्छी सहेली पाली थी। फिर एक ही झटके में उन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। सविता के दिल में वंदना के प्रति नफरत भी उतनी ही गहरी बनी जितना गहरा कभी प्यार होता था। उसे बदनाम करने या उसका काम बिगाड़ने का कोई भी मौका सविता नहीं चूकी। वंदना की आंखों में भी वह अपने प्रति सदा नाराज़गी व नफरत के भाव पाती। झगड़े के बाद एक दूसरे से सिर्फ नमस्ते शुरू करने में उन्हें 6 महीने से ज़्यादा का समय लगा। उनकी सहेलियों ने उनके बीच मनमुटाव बनाए रखने में पूरा योगदान दिया। वह एक के मुंह से दूसरे के खिलाफ निकली बातों को नमकीन मिर्च लगाकर इधर से उधर पहुंचाती। इन्हीं औरतों के सामने अपनी नाक ऊंची रखने के लिए वह बढ़ा चढ़ाकर एक दूसरे की बुराई करती। वह आमना सामना होने पर भी सीधे मुंह बात न करती। जैसे तैसे वंदना के जाने का समय नजदीक आ गया। सविता की बेचैनी व उदासी बढ़ने लगी। ऐसा क्यों हो रहा है वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। वंदना जा रही है तो मैं क्या करूं? मैंने तो बहुत पहले ही उससे दोस्ती का संबंध तोड़ डाला था। किसी भी परिचित महिला के सामने अब वह भी बड़ी बेरुखी से कहती, लेकिन उसके दिल की इच्छा कुछ और थी। झगड़ा होने के बाद अब तक वंदना का ख्याल उसके दिलो दिमाग पर छाया रहा। अब वह उसकी ज़िंदगी से निकलकर बहुत दूर जा रही थी। इस बात से खुशी या राहत महसूस करने के बजाय वह अजीब सी बेचैनी, चिढ़ व गुस्सा महसूस कर रही थी। खुद को वंदना के हाथों ठगा गया महसूस कर रही थी। दिन गुजरते गए और वंदना उससे न मिलने आई और न किसी और जगह दोनों का आमना सामना हुआ। सविता ने कई बार सोचा कि वह खुद वंदना के घर चली जाए, लेकिन हर बार मन ने उसके कदम रोक लिए। उसका आंतरिक तनाव उसकी शांत रहने की हर कोशिश को विफल कर बैठाया। वंदना को जिस रात गाड़ी पकड़नी थी, उस दिन दोपहर को वह सविता से मिलने अकेली आई। आखिर मुझसे मिलने आने का तुमने फुर्सत निकाल ही लिया। शिकायत करने से सविता खुद को रोक नहीं पाई। पैकिंग का काम निबटने में ही नहीं आ रहा था। वंदना मुस्कुराई। अभी कुछ नहीं, पहले वह सब सुन लो जो मैं तुमसे कहने आई हूँ। वंदना के मुंह से शब्द फंसे फंसे अंदाज में निकले। तुमने बहुत कुछ कहने की इच्छा मेरे मन में है वंदना। सविता भावुक हो उठी। पहले मैं कहूँ? कहो। आज के बाद न जाने कब मिलूंगी। अतीत में जिन गालियों और भूलों के कारण मैंने तुमसे तुम्हारा दिल दुखाया, उन सब के लिए माफ़ी मांगने आई हूँ मैं। वंदना का गला रोंद गया। सविता की आंखों में आंसू छलक आए। हमारी इतनी अच्छी दोस्ती को न जाने किसकी नज़र लग गई।
पिछले 2 सालों में हमारे दिलों के बीच कितनी दूरियां आ गई। वह जो तुम्हारा हार चोरी हो गया, उसे चुराने का झूठा इल्ज़ाम मैंने गुस्से में आकर तुम पर लगाया था। वंदना, उस दिन मैंने अपने आपे में नहीं थी। उस गंदे झूठ के लिए मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तुम्हारा आरोप सच था सविता, हार मैंने ही चुराया था। अपना पर्स खोलकर 2 साल पहले चोरी किया हुआ हार वंदना ने सविता को पकड़ा दिया। लेकिन उफ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आखिर तुमने हार की चोरी क्यों की थी? सविता गहरी उलझन का शिकार बन गई। तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए, तुम्हारा नुकसान करने के लिए। तुम्हारे पति से मेरे गलत संबंध है, ऐसा सोचकर ही तुमने मुझे चोट और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। हाँ, लेकिन तुम्हारा वैसा सोचना गलत था। सविता की आवाज़ में गहन पीड़ा के भाव उभरे। तुमने मुझे अरुण के गले लगे हुए जरूर खिड़की से देखा होगा, लेकिन उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मैं जानती हूँ इस बात को। गहरी सांस छोड़ते हुए वंदना बोली। तुम जानती हो? सविता हैरान उठी। लेकिन उस दिन तो मुझे ही दोषी मान रही थी। गुस्से में आदमी कुछ भी कह जाता है। मैं अरुण की दिलफेक आदत से परिचित हूँ। पता नहीं सुंदर औरतों के पीछे जीभ निकालकर घूमने की उसकी आदत कब और कैसे छूटेगी। मेरे खुलकर उसके साथ हंसने बोलने का अरुण के गलत मतलब लगाया। शायद बहुत ज़्यादा खुला व्यवहार करके मैंने ही उन्हें सह दी, और मैं चाह कर भी तुम्हें आगाह नहीं कर सकी कि अरुण से कुछ दूरी बनाए रखना। अपने पति की कमजोरी बताकर तुम्हारे सामने मैं छोटी नहीं पड़ना चाहती थी। बस तुम्हें उसके साथ खुलकर हंसने बोलना देखकर मन ही मन किलसती रही। दोषी अरुण है, यह अच्छी तरह समझते हुए भी इसी कुड़न के कारण तुम्हें 4 औरतों के सामने बेकार ही अपमानित कर गई। सविता वंदना के पास जाकर बैठी। उसकी पीठ प्यार से थपथपाते हुए दुखी लहजे में बोली, मुझे भी अपने खुले व्यवहार पर काबू रखना चाहिए था। तुम्हारे दिल की चिंता, तनाव और ईर्ष्या को पढ़ने की संवेदनशीलता मुझ में होनी चाहिए थी। अगर मुझे जरा सा भी इशारा कर देती तो अरुण को मैं किसी भ्रम का शिकार कभी नहीं होने देती। अपनी मूर्खता और नादानी के कारण मैंने तुम्हारी जैसी अच्छी दोस्त खो दिया। कहते कहते वंदना सविता के गले लगकर रोने लगी। समझदार मैं भी नहीं निकली। अपनी दोस्ती की ढेर सारी अच्छी यादों को नज़रअंदाज कर बस एक घटना के कारण तुम्हारे प्रति गुस्से और नफरत से भरकर कितनी दूर हो गई तुमसे। कॉलोनी की औरतों को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि एक दूसरे की पक्की दुश्मनी रखने वाली वंदना और सविता अंतिम विदाई कुछ क्षणों में खूब रोई। पिछले 2 सालों से नफरत उनकी जीवन शक्ति को सक्रिय कर रही थी। अब तबादले के कारण वह नफरत समाप्त हो गई, और 2 सालों तक प्यार और दोस्ती से वंचित रहने का अफसोस उन्हें इतना ज़्यादा रुला रहा है, यह बात वहाँ उपस्थित कॉलोनी की औरतें नहीं समझ सकती। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।